विवेकानंद यही बात कहते थे कि जिस संस्कृति में मी एंड अदर्स, अपना और पराये का कोई बोध ही नहीं हुआ करता था, वो संस्कृति इतने भागों में कैसे बट गई, हमें इस पर विचार करके भारतीय शिक्षा में इस मानस को हमें उपचारित करना है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड उन्हीं सारे जो ऋषि प्रज्ञाएं थी, भारत प्रेमी, जो राष्ट्र प्रेमी शिक्षाविद थे, उन्हीं के एक संग्रहित संकलित रूप में एक उस अवधारणा के साथ आधुनिक समस्त विषयों को सम्मिलित करते हुए बच्चों पर बिना बोझ डाले हुए अतिरिक्त उनकी दृष्टि दक्षता, उनका कम्युनिकेशन, उनके अंदर कोएग्जिस्टेंस, उनके अंदर कॉम्पेशन, उनके अंदर कोलैबोरेशन, इस तरह के जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो भी एनसीएफ में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वैल्यूज के बारे में, इथिकल वैल्यूज, एपिस्टेमिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ with just social order, technological progress with cultural preservation, new knowledge system with cultural preservation, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी के बीच बैलेंस, इस तरह की एक जो दृष्टि होनी चाहिए और अंतिम दृष्टि होनी चाहिए कि भारत की ओर हम देखें। आज अभी ट्रम्प साहब टैरिफ वार में ललकार दिए कि हमने 50% लगा दिया, हमने H1B वीजा लगा दिया, तो लोग वहां से वापस आने को मजबूर होंगे। जितने दिन है ठीक है, अगली वीजा के लिए तो 1 लाख देना पड़ेगा, उतना कहां से दे पाएंगे? लौटेंगे बहुत सारे लोग। हम लोग दुखी हैं कि वो लौटेंगे, दुखी है ना, ट्रम्प से नाराज हैं कि भाई क्यों भेज रहे हो। वो कह रहा है हमने देश के हित में कर रहे हैं, हमारे देश में बेरोजगारी आ रही है, हम अपने बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, ट्रम्प जो कर रहा है, दूसरों के भरोसे कब तक हम जिंदा रहेंगे? ये जितने लोग हैं इनके पास अच्छी एक्सपर्टीज है, भारत की बेस्ट नॉलेज है, वो जो जाकर के अमेरिकन इकोनॉमी को दुरुस्त की है। टेस्ला का, स्पेस एक्स का मालिक खुद ही इलॉन मस्क कहता है कि 80% जो हमारे यहाँ मानव संसाधन है, ताकत है हमारी आईटी और डिजिटल वर्ल्ड की, वो भारत की मेधा है। अगर ये भारत की मेधा लौट करके थोड़ा भी शिवाजी महाराणा प्रताप की कहानियां अगर बचपन में पढ़ी होती, वीर मिर्सा मुंडा को पढ़ा होता, तवक्कल चंदू को पढ़ा होता, बुद्धू भगत को पढ़ा होता, दुर्गावती को आत्मसात किया होता, दृष्टि को, फ्रीडम स्ट्रगल में भगत सिंह को ही याद किया होता, सुभाष चंद्र बोस की ही धारणा रही होती मन में, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, अजीमुल्ला खान, नाना साहब तात्या पोटे की दृष्टि रही होती ना, तो आगे क्या करते, वो वहां से अप्लाई करते प्रधानमंत्री को हमारे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमें कम वेतन मिलेगा, लग्जरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हम भारत में आकर हम भारत में एआई मैप बनाएंगे, हम भारत को एआई ग्लोबल हब बनाएंगे और भारत को समृद्ध करेंगे। ये उन्हें करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मेरी उनसे कोई सहानुभूति नहीं, आपकी हो सकती है, मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, मेरी कोई सहानुभूति नहीं। किस तरह भारतीय हैं वो? अगर भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए भारत में पैदा हुआ बच्चा, भारत में पढ़ा हुआ आईटी का बच्चा, जो भारत की संस्थाओं ने खर्च किया, आपने वहां चले गए, एक्सपर्टीज सीख ली, अब वो नहीं रख रहा है हुजूर, तो कम से कम अब आकर के तो यहां हमारे बच्चों के साथ जो नए आईटीएन हैं, नए जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर भारत को समृद्ध करो ना। उनको ललचाने के लिए चाइना ने एक जारी कर दिया है 3 दिन पहले, के वीजा, सुना आप लोगों ने? नहीं, के वीजा। और क्या रहा है कि जो लोग भी अमेरिका से, भारतीय या अन्य देशों के लोग, अन्य देश इसलिए लगा दिया है कि थोड़े चाइना के भी हैं, कह रहा जो भी आएंगे हम इनको उन्हीं शर्तों पर अपने ग्लोबल एआई हब में चाइना में नौकरी देने को तैयार है। आओ, खुले दिल से स्वागत है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये हमारे एक्सपर्ट दुश्मन के गले अभिनंदन न करने चले जाएं, इसलिए हम उनसे भी अक्सर आह्वान करते हैं, हमने लेख भी लिखा है उनको संबोधित करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि आप आओ और भारत में एआई हब बनाओ, अपने राष्ट्र प्रेम की एक नई कहानी, नई इबारत लिखो और देश के लिए 2050 तक
एक टेक्नोलॉजी का सम्राट बनाने के लिए कोशिश करो। तुम्हारे पास मेधा है, भारत मां तुम्हें याद कर रही है। लेकिन अगर नहीं याद करते हैं तो हमें नहीं याद करना चाहिए। अगर वो चाइना चले जाते हैं तो हमें ट्रेटर घोषित करना चाहिए उनको कि तुम जाकर के भारत की बजाय फिर तुम अपने चंद टुकड़ों के लिए, अपने लग्जरी के लिए तुम वहां चले जा रहे हो। किस बात के भारतीय? इसमें दोष किसका है? हमारी शिक्षा व्यवस्था ने प्रारंभ में अवचेतन को भारत सापेक्ष, भारत बोध के साथ गढ़ ही नहीं पाया। हल्की से एसी नहीं चलती। कल मैं फ्लाइट से आ रहा था, आधे घंटे एक भारतीय पैसेंजर ने इतना हल्ला कर दिया। भारत के ही लोग बैठे थे, सब 2 एक विदेशी थे सिर्फ। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट थी और एसी 5 मिनट नहीं चली। शुरू में फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले फ्यूल बचाने के लिए ये लोग भी चोरी करते हैं कि जब सब बैठ जाते हैं, बोर्डिंग हो जाती है, तब वो फ्यूल स्टार्ट होता है ताकि उनका 5 मिनट एसी नहीं चली। पुष्कर जी, वो आदमी खड़े होकर के 20 मिनट हंगामा करता रहा। काम फ्लाइट ही नहीं चलने देंगे जब तक तुम्हारी एसी नहीं चलेगी। उसने कहा जब तक फ्लाइट चलेगी नहीं तब तक एसी चलेगी नहीं। हमारे यहां से वहां से टेक्निकली हेडक्वार्टर से ही टेक्नोलॉजिकली बांध दिया गया है। वो कहता था तुम मुझे भाड़ में जाए, हम तो नहीं चलने देंगे। और सारे पैसेंजर चुपचाप निरीह बन के बैठे हुए उनके तांडव को, उनकी वितंडा को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझसे नहीं रहा गया। जब आधे घंटे 20 मिनट हो गया तो मैं उठ के गया, प्रणाम किया उनको। पढ़े लिखे युवा ही थे। बाद में पता चला कि विदेश में नौकरी करते थे, कुछ दिन के लिए भारत आए थे। तो मैंने उनको प्रणाम करके कहा, हमसे उम्र में बहुत छोटे थे। फिर हमने कहा प्रणाम किया। हमने कहा मेरी एक बात सुनेंगे आप 2 मिनट से? बोले हाँ बताइए। हमने कहा भारत की सुरक्षा में यकीन करते हैं, होना चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल। हमने कहा जो कारगिल में -50 डिग्री पर सेनानी खड़ा है और मई जून के महीने में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो जैसलमेर राजस्थान की सीमाओं पर 50 डिग्री में हमारा सिपाही धूप में खड़ा हुआ था। अगर आप ही जैसा होता तो देश तो लुट गया होता जनाब। आप 5 मिनट 26 डिग्री टेम्परेचर पाने के लिए बेताब हैं, 20 डिग्री करने के लिए, और अभी भी टेम्परेचर दिखा रहा है अंदर 27 डिग्री, और आप 20 डिग्री करने के लिए इतने बेताब हो जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहीं गलत हुई है। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का दोष है कि जो आप जैसे को पैदा कर दिया। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा उसी को सुधारने के लिए अभियान शुरू किया कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। हमने बच्चों को क्या बना दिया? फ्रिज का आलू, फ्रिज की सब्जी। रेन वेव, थोड़ी सी बारिश हो गई, अरे बच्चा बीमार हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, घर के अंदर बंद करो। जबकि एक कमरे में एक भी छींकेगा तो सबको इन्फेक्शन होगा। दूर तो कम से कम फिर भी आकाश में बहुत वायु है। थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, हीट वेव, कलेक्टर पर प्रेशर हो गया। मैं 5-6 दिनों का कलेक्टर रह चुका हूं। घेरते थे आकर के लोग। मैं नोएडा में भी कलेक्टर था इत्तेफाक से, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत थे, आ जाते थे। तो हमने कहा भाई सुनो, हम इन बच्चों को चूचू मुरब्बा नहीं बनाने देना चाहते। हमें चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जीने के अंदर इनके अंदर काबिलियत पैदा हो। तुम बच्चे को अगर तुम चाहते हो बहुत बिल्कुल ही एसी का, फ्रिज का अगर मटेरियल बनाने के लिए, तो ले जाओ किसी और जगह एडमिशन करा लो, मैं नहीं बंद करने वाला। तो बोले कोई बच्चा मर जाएगा तो मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी, चलो जाओ। बच्चा नहीं मरेगा, तुम हार्ट अटैक में मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे को धूप लग गई। और जब यही बच्चा ना बड़ा होगा, तुम बीमार होगे, अपनी छोटी सी असुविधा छोड़ करके भी तुम्हारी सेवा करने नहीं आएगा, तब तुम कहोगे बच्चे तो बड़े नालायक हो गए। गढ़ा तुमने नहीं लाया बच्चों को। विपरीत परिस्थितियों में एक क्षण जीने की क्षमता नहीं विकसित की, और हल्की सी जीवन में परेशानी आ गई तो सुसाइड करता मिलेगा, तो रोगे, अरे इतनी छोटी सी बात नहीं सह पाया हो।
अरे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो क्या जिंदगी चली गई थी? समझाने के लिए बहुत बोलते हैं आप, लेकिन गढ़ते समय नहीं याद आता आपको कि उसको विपरीत परिस्थितियों से सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं शिक्षा में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, रामत्व की प्रतिष्ठा, कृष्णत्व की प्रतिष्ठा। लोग हमसे कहते हैं ये बात करके आप क्या इनको पौराणिक कथाओं से जोड़ रहे हैं? हम के नहीं, हम बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि राज्याभिषेक होने वाले युवराज को वनवास दिया जाता है, पिता की आज्ञा मानते हुए सहर्ष जाता है, पैदल महलों में रहने वाला, और सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए वो विजय पताका फहराता हुआ और मर्यादाओं से बिना समझौता किए हुए अडिग संकल्प के साथ पुरुषार्थ करते हैं राम, इसलिए मनुष्य से भगवान हो जाते हैं। ये मुझे बच्चों को बताना है कि तुम एक बायोलॉजिकल बर्थ से किस तरह से श्रेष्ठ हो सकते हो। भारत की धरती पर भगवान चमत्कार से नहीं होता। भारत की संस्कृति में भगवान शून्य से शिखर की यात्रा विपरीत परिस्थितियों में सामर्थ्य की क्षमता रखते हुए मानव से भगवान की यात्रा होती है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गोविंद सिंह हो, जितने भी हो, लोग संघर्षों की कथा है उनकी। हमने कहा ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उनके नायकत्व से हम उनके अंदर जीवन पद्धति मूल्यबोध सिखाना चाहते हैं। हमने नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ तुम प्रणाम कर लो, जप कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, जप करो, तुम्हारा व्यक्तिगत फेथ है, लेकिन मैं शिक्षा के रूप में चाहूंगा कि वो राम की तरह उसका अटल व्यक्तित्व हो, मर्यादा युक्त हो, और संघर्षों से जूझने का, संघर्षों से न घबराने का अथक सामर्थ्य उसके अंदर हो, और कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं एक साहस के साथ, मूल्यों के साथ खड़ा होने की, एक दक्ष पर्वत के साथ खड़ा हो सके, सागर की तरह गहराई हो सके, वायु की तरह तेज हो सके, पृथ्वी की तरह धैर्य हो सके, ऐसा व्यक्तित्व करना। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में इसका उदाहरण इसलिए हमने दिया कि हम कोई, बहुत सारे लोग ये सवाल कहते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आप कोई पुनः वही जो सवर्णों की जाति की स्थापना तो नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा भाई अगर मुझे तुम इतना ही समझ पा रहे हो तो भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे समझोगे? मुझे अफसोस है। ये विकृतियों को भारतीय ज्ञान परंपरा कहते ही क्यों हो? भारत की असली आत्मा को जगाने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रही है कि जागो, ये नहीं है भारत, ये नहीं है भारतीय संस्कृति जो हम भाषा, क्षेत्र, खंड, पूजा पद्धतियों पर लड़ रहे हैं, बल्कि वो सनातन संस्कृति है अभेद की, जो पार्टिकल फिजिक्स, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, पार्टिकल फिजिक्स ये कह रही है आज के शोध में, एवरी पार्टिकल in the cosmos is an oscillating wave between two opposite poles, ever progressive, ever dynamic. ब्रह्मांड का प्रत्येक कण नृत्य करती कंपनशील ऊर्जा है, निरंतर गतिमान, निरंतर प्रगतिशील। प्रत्येक कण, इसका मतलब प्रत्येक कण क्या है? इज ए फंडामेंटल एनर्जी फील्ड। और हर पार्टिकल, ये भी सिद्धांत लेटेस्ट आया है कि एवरी पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन ऑल अदर पार्टिकल्स इन द कॉस्मॉस। प्रत्येक छोटा से छोटा कण भी ब्रह्मांड के अन्य सभी कणों से प्रभावित है उसका अस्तित्व। मतलब एक अगर कण किसी एक गैलेक्सी में भी है तो उस गैलेक्सी में उस कण के अस्तित्व के लिए कारक उसके आसपास का परिवेश तो ज्यादा होगा, लेकिन ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर इतना कोहेसिव है कि सारे ही पार्टिकल का कुछ न कुछ उस पर प्रभाव उसके अस्तित्व पर है। यही हमारी सनातन संस्कृति कहती है। एकत्वम अनुपश्यता तत्कोशोक को मोह। जो आज पूरा विज्ञान जिस धारणा पर सार्वभौम सिद्धांत की ओर पहुंच रहा है, वो सनातन की भारतीय संस्कृति है। उस ज्ञान परंपरा को हम बढ़ाना चाहते हैं और उसको शौर्य करुणा के साथ बढ़ाना चाहते हैं, चातुर्य के साथ बढ़ाना चाहते हैं। वो गलती दोबारा हमारा कोई व्यक्ति ना करे जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था कि पराजित दुश्मन को क्षमा करके
दोबारा उसे यहाँ पर राज्य करने के लिए गलती कर गए। वो गलती नहीं करनी है, वो कृष्ण ने गलती नहीं की थी कभी ये। तो हमें बच्चों को इतिहास से ये समझाना है कि जब जब तुम कभी भी गलत दृश्य से सनातन को समझोगे, आपस में भेद पैदा करोगे, राष्ट्र के 146 करोड़ लोगों को अगर एक साथ नहीं रख पाओगे, एक साथ उनके अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा कर पाओगे, युग के अनुरूप समस्याओं के समाधान के लिए अगर सामर्थ्य विकसित करने की नवोन्मेष और इनोवेशन नहीं पैदा कर पाओगे, तो भारत बोध सही स्थापित नहीं हो पाएगा और शिक्षा व्यवस्था असफल हो जाएगी। अंत में बस 2 मिनट ये बता दूं कि शिक्षा बोर्ड जो है, लीगैलिटी तो बता दिया था कि भारत सरकार ने बताया, पतंजलि स्पॉन्सरिंग बॉडी है। एक बात और बता दूं जो आपके लिए आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार ने सीबीएसई की तरह ही देश के समस्त नेशनल बोर्ड और स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड के समकक्ष एकमुश्त घोषित कर दिया है 3 अगस्त 2022 को। और अगर आप स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी भारत सरकार की वेबसाइट को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सीबीएसई, एनआईओएस और भारतीय शिक्षा बोर्ड को नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में। उसमें किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी का भी नाम नहीं है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लिखा है। तो ये पूर्णतः शासन द्वारा वैध बोर्ड है और इसके सर्टिफिकेट सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट, सबके लिए उतना ही मान्य है जितना मान्य सीबीएसई का सर्टिफिकेट है। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी व्हिच हैज बीन इंटरेस्टेड फॉर इक्विवेलेंस ऑफ ग्रांट। अभी कल परसों भारत सरकार ने एनसीईआरटी को ये सौंप दिया है एआईयू की जगह कि अब वो सारे बोर्ड को देखेगी कि उसके सिलेबस राष्ट्रीय बोर्ड से मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तब स्टेट बोर्ड को भी मजबूर होना पड़ेगा राष्ट्रीय सिलेबस के अनुरूप अपने को अमेंड करने के लिए, ताकि जो परीक्षाएं हो प्रतियोगी तो उसमें बच्चों में डिवाइड न पैदा हो नॉलेज का, कैपेसिटी का। तो ये इसकी लीगैलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका स्ट्रक्चर है। एप्लीकेशन के विषय में हमारी वेबसाइट पर आप अगर bsb.org.in पर जाएंगे तो एप्लीकेशन में डिटेल आपको प्रोसेस मिलेगा। मोर और लेस सीबीएसई की तरह ही है, क्योंकि हम भी नेशनल बोर्ड हैं, लेकिन चूंकि आईसीएसई एक नेशनल बोर्ड जमीन की रिलैक्स किया था 2000 वर्ग मीटर तक भी, उसके अनुरूप अगर एक सेक्शन चला सकते हैं तो 2000 में भी आप 600 बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं सेकेंडरी। तो बहुत सारे विद्यालय जो सीबीएसई में नहीं नेशनल बोर्ड में जगह पा रहे थे वो आईसीएसई की ओर भाग रहे थे। तो हमने अपने बोर्ड में भी आईसीएसई को देखते हुए बहुत डिस्कशन के बाद हमने अपने यहाँ भी 2000 वर्ग मीटर तक भी अलाउ कर दिया है कि विद्यालय को हम मान्यता दे सकते हैं। अन्य अर्हताएं उन्हीं के बराबर है। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको मालूम है कि अगर 15 मीटर से हाइट कम है बिल्डिंग की तो आपको फायर सेफ्टी की व्यवस्था तो करनी है, लेकिन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है कि अगर हमारे यहाँ कोई अप्लाई करता है एफिलिएशन के लिए, जैसे सीबीएसई में करते हैं, माध्यमिक बोर्ड में करते हैं, तो आपके जो भी कागजात होंगे हम तत्कालीन संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को वेबसाइट पर डाल देंगे उनके। अगर उनके द्वारा 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, कोई सुझाव नहीं आता है, तो हम अपनी जांच पड़ताल करके मान्यता एप्लीकेशन दे देंगे। ये हमारे मॉडल बायलॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसी में शुरू से ही लिखा हुआ है। अब उसी को देख करके सीबीएसई ने लगभग 1.5 महीने का एक संशोधन जारी किया है। तो ये बेसिक कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अब जैसे कानपुर अगर महानगर में कोई खोलना चाहता है तो उसमें हमने 1500 वर्ग मीटर तक अलाउ कर दिया है।
आदिवासी क्षेत्रों में भी 1500 वर्ग मीटर, पहाड़ों में भी, जहां पर जमीन की अनुपलब्धता है और वर्टिकल कमरे बन सकते हैं, अगर अथॉरिटी वहां की G+2, G+3, G+4 जिस रूप में भी अलाउ करती हो, और उसके अनुरूप अगर लगभग 16,600 स्क्वायर फीट हमने कैलकुलेट किया है, लैब, क्लासरूम, स्टाफ रूम सब मिला जुला के मिनिमम एक एक सेक्शन चलाने के लिए भी विथ एडिक्वेट फैसिलिटी लगभग कंस्ट्रक्टेड एरिया 16,800 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है स्टैंडर्ड, और वो तैयार हो सकती है G+2 में 600 वर्ग मीटर में, G+3 में 500 वर्ग मीटर में, और G+4 या 5 हो तो 380 वर्ग मीटर में। उसके अलावा अगर 1000 स्क्वायर मीटर भी जगह बच रही है तो वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी ये सब खेल तो कर ही सकता है, और बाकी अगर कोई बड़े खेल के मैदान है तो उससे नगर निगम का, प्राधिकरण का, तो उससे अनुबंध कर सकता है, या कोई विद्यालय क्लस्टर अप्रोच में भी स्पोर्ट्स का कर सकता है। एक हमने अपने बोर्ड में वोकेशनल का प्रोविजन किया है, और आपको हम 9वीं से 12वीं में ऐसे वोकेशनल कोर्स दे रहे हैं जिससे अगर बच्चा 12वीं के बाद नहीं भी पढ़ता है तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपए के बिजनेस करने लायक, नौकरी करने लायक, या ग्रुप बना करके कोई स्टार्टअप खोलने की एक बेसिक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नॉर्म के अनुसार उसकी कॉम्पिटेंसी हो जाएगी। इसके लिए हमने नाइलेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उससे अनुबंध किया है। जो बच्चा हमारे 9वीं से 12वीं में वो कोर्स करेगा उसको ज्वाइंट सर्टिफिकेशन मिलेगा, हमारा भी और नाइलेट का ज्वाइंट सिग्नेचर उसके सर्टिफिकेट में मिलेगा, बोर्ड का भी और उसका भी, ताकि बच्चों को गरीबी से दूर निकालने के लिए, मान लो कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं तो 35% ही जाते हैं लोग, तो वो बच्चे क्यों चपरासी इधर उधर बन के घूमे। अच्छा है अगर वो GST का, AI का, डाटा साइंस का, साइबर का, कंप्यूटर की कोई ऐसी ट्रेनिंग कर लेते हैं जिसको कि वो जॉब लायक हो सकते हैं, या 4 लोग मिलकर ग्रुप बना के काम कर सकते हैं, तो वोकेशनल के लिए प्रेरित हो जाए। ये कुछ बेसिक चीजें थी। वैसे तो इसके बारे में चर्चा, ज्ञान परंपरा एक अनंत समुद्र है, संकेत मात्र हमने किया है, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो। मैं गणित और फिजिक्स की अगर मैं चर्चा करूं ज्ञान परंपरा की तो एक एक विषय पर मैं 3-3 घंटे बात करता रहूंगा, इसलिए उसको छेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि वो विषय, लेकिन आप जान करके चमत्कृत हो जाएंगे कि जिस हम विज्ञान को, गणित को समझते हैं कि पश्चिम से आया, वो कैसे 2,500-3 हजार सालों से पूरी दुनिया के वर्ल्ड व्यू को चेंज किया है, कैसे उसकी आधारशिला रखा है। ये हमारी पुस्तकों में बच्चों को गौरव भी मिलेगा, और उनके अंदर ये गौरव मिलेगा अगर हमारे पूर्वज अब से 900 साल पहले तक, 11वीं शताब्दी तक, विगत 4,000-5,000 वर्षों में पूरी दुनिया का जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में नेतृत्व करते रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में वर्ल्ड व्यू को प्रभावित करते रहे हैं, तो अब हम वर्तमान में क्यों नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमने उन ज्ञान परंपराओं को समावेश दिया है, ताकि उन्हें महसूस हो सके कि हम किसी जादू टोनों वालों के संतान नहीं हैं, हम किसी संकीर्ण लोगों के संतान नहीं हैं, हम किसी सपेरों के देश के संतान नहीं जो मैकाले कहता था, बल्कि हम एक समृद्ध, सशक्त सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा के ऋषि ऋषिकाओं के दिव्य संतानें हैं। ये बोध हो सके और नॉलेज क्रिएट कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उसके विषय में हम आपसे विमर्श कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा ना पूछे मान लीजिए तो हमारी एक मेल है, ईमेल chairman@bsb.org.in, chairman@bsb, भारतीय शिक्षा बोर्ड, bsb.org.in। इस पर अपना नाम, नंबर, टेलीफोन लिख करके अगर आप कोई हमें सुझाव देंगे, कि चर्चा में इसलिए भी करता हूं कि आप लोग शिक्षाविद हैं, आपके मन में भी कई प्रश्न होंगे शिक्षा व्यवस्था में संस्कार विहीनता को दूर करने के लिए, नौकरी परकता को दूर करने के लिए बहुत सारे विचार होंगे जिनको आप चाहते होंगे कि ये नेशनल स्तर पर कैसे रिफ्लेक्ट हो। अगर आप उसको हमको देंगे, जिस जगह गोष्ठियां किया है, लोग एक एक हफ्ते 10 दिन बाद तक तमाम सुझाव दिए हैं,
टेलीफोन नंबर इसलिए मांगता हूं कि मैं, ताकि उन सुझावों पर कभी चर्चा करने के लिए अगर 10-20 लोग रहते हैं तो मैं एक साथ मुद्दे नोट करके जूम मीटिंग करके उनसे उनके सुझावों पर फिर मैं विमर्श भी करता हूं, और जितना कोशिश करता हूं कि पुस्तकों में भविष्य में करेक्शन में हमेशा संभावना होती है, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जो मैं स्वीकार करता हूं, कि जो व्यक्ति, उपनिषद कहता है, ईशोपनिषद, कि जो व्यक्ति वो समझता है कि वो ज्ञानवान है वो महामूर्ख है। जो व्यक्ति वो समझता है कि अभी उसकी अज्ञानता है वही ज्ञान की यात्रा पर चल पाता है, क्योंकि तभी उसके मन में इच्छा होती है कि और ज्ञान प्राप्त कर लें। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी दृष्टि से आपको आमंत्रित कर रहा है कि अगर आपके मन में कोई दृष्टि हो, उसको राष्ट्रीय स्तर पर आप चाहते हो कि प्रतिध्वनित हो, प्रतीक्षाया उसकी पड़े लोगों के मानस में, तो उस पर हम एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करके, हम चर्चा करके कोशिश करते हैं कि कहाँ पर किस रूप में बच्चों को बिना बोझिल किए हुए उम्र के अनुकूल उस विषय विशेष में बिना उसको भारी किए हुए बच्चे के मानस को खूबसूरती से कैसे हम मूल पाठ में, एक्सरसाइज में, डिबेट में, प्रोजेक्ट में, किसी रूप में उसके मानस में स्थापित करें। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक मुझे सहन किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको प्रणाम और धन्यवाद।